हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सोर्स। ये क्या होते हैं, ये सोर्स क्या हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, BLS DLS कोर्स आपको चैप्टर वाइज ऑनलाइन अच्छे से पढ़ना है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 21 मार्च से मंगलवार से लाइब्रेरी साइंस की थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाने जा रही हूँ। जिन भी स्टूडेंट का पेपर हो गया है या होने वाला है, थ्योरी में या प्रैक्टिकल पढ़ना है, तो मुझसे गाइडेंस चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे। क्योंकि आपकी वैकेंसी भी पास में ही आने वाली है राजस्थान लाइब्रेरियन की, तो आप एक बार में ही पास हो जाइए अच्छे नंबर से, ये आशा है मेरी। तो मुझसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं BLIS 07 में चैप्टर BLIS 07 जो आपका है संदर्भ एवं सूचना सेवाएं, ये किताब पे चैप्टर नंबर 7 का है, ठीक है। और अगर हम DLIS की बात करें तो ये बुक सूचना सेवाएं कंप्यूटर अनुप्रयोग DLIS 07 में चैप्टर 2 में दिया है और ये MLIS में भी है। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे हम बात करें कि कोई कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम हो, इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। ये पूछ लेता है कि ग्रॉगन ने, जो मिस्टर ग्रॉगन थे, उन्होंने इंफॉर्मेशन सोर्स को कितने भागों में बांटा है, तो ये आंसर आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। डेनिस ग्रॉगन ने कितने भागों में बांटा है, CM हैंसन ने कितने भागों में बांटा है, सॉरी CW हैंसन ने कितने भागों में बांटा है, तो उन्होंने 2 भागों में बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो ऐसे कई क्वेश्चन से कॉम्पिटिशन के एग्जाम में आते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप सुकून से ये वाला वीडियो देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। हो सकता है लॉन्ग आंसर में आपको मिल जाए और यहीं से आप पढ़ लो इसे अच्छे से, तो आपका एक लॉन्ग आंसर बन जाए, है ना। तो आप पालथी मार करके अच्छे से बैठ के आराम से सुकून से देख के और जो भी इम्पोर्टेंट लाइन लगे आप इसमें से नोट कर सकते हो। और मेरे से अगर सेपरेट गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आइए हम पढ़ते हैं सूचना। वैसे हम पहले देखते हैं कि सूचना होती क्या है। सूचना, फिर हम पढ़ेंगे प्राइमरी सोर्स। सूचना क्या होती है? अरे आपको कहीं से भी सूचना मिल रही है, कोई भी सूचना कहीं से भी, अगर हमारे आस-पास भी कोई सूचना मिल रही है, तो हम अपने कान खड़े कर लेते हैं, क्या सूचना मिल रही है? तो वो भी वही तो सूचना है ना? कहीं से भी सूचना का स्रोत आ रहा है, वही सूचना है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन सोर्स लाइब्रेरी साइंस में बना है कि लाइब्रेरी में कैसे आपको सूचना मिल रही है। लाइब्रेरी में आपको कहाँ-कहाँ से आप पाठ्य सामग्री से सूचना संकलित कर रहे हो। अच्छा, सूचना स्रोत को हम सूचना स्रोत का एक और नाम है जिसे हम संदर्भ स्रोत भी कहते हैं, रेफ़रेंस सोर्स भी कहते हैं, कभी-कभी इसे रेफ़रेंस सोर्स के नाम से भी जाना जाता है सूचना स्रोत को, है ना? ये सूचना स्रोत हमें कई टाइप से मिलती है। ये पहली तो डॉक्यूमेंट्री होती है, दूसरी नॉन डॉक्यूमेंट्री होती है। पहली सूचना स्रोत होती है डॉक्यूमेंट्री और जिसे हम दस्तावेज़ या प्रलेखी स्रोत कहते हैं हिंदी में, और जो नॉन डॉक्यूमेंट्री होती है वो अप्रलेखी स्रोत होती है, ठीक है? नॉन डॉक्यूमेंट्री, अप्रलेखी। आज हम डॉक्यूमेंट्री सोर्स में पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट्री सोर्स 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स मतलब जैसे ह्यूमन आ गया, आपको कि आपके पड़ोसी से सूचना मिल रही है, ह्यूमन से सूचना मिल रही है, कोई ऑर्गनाइज़ेशन से सूचना मिल रही है, कोई कंसल्टेंट से सूचना मिल रही है, ठीक है? एक थोड़ा-सा टफ वर्ड आता है, इनविजिबल कॉलेज, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर, ये सारे नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स हैं। आज हम डॉक्यूमेंट्री सोर्स की बात कर रहे हैं, तो हम आगे देखते हैं। ये प्राइमरी सोर्स प्राथमिक स्रोत में आते हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्स में। ये स्रोत जो प्राथमिक स्रोत होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। प्राथमिक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो प्रथम बार प्रकाशित होते हैं, वो रॉ फॉर्म पे होते हैं।
एकदम रॉ फॉर्म पे होते हैं, प्रथम बार प्रकाशित होते हैं। ये प्रकाशित भी हो सकते हैं, अप्रकाशित स्तोत्र भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे भी स्तोत्र हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे भी हो सकते हैं, अप्रकाशित भी होते हैं और प्रकाशित भी हो सकते हैं। कोई न्यू इंटरप्रिटेशन होता है, किसी भी चीज़ का न्यू इंटरप्रिटेशन, नया नॉलेज आता है, कोई नई क्रिएटिंग होती है ना? तो ये सारी चीज़ ओरिजिनल जो होता है, चीज़ ओरिजिनल होता है। जैसे कहीं मीटिंग हुई, वो फर्स्ट टाइम हो रही है, उसमें जो सोर्स मैंने उसमें कोई नई तथ्य निकला, उसमें कोई नया चीज़ निकला, जो अभी तक नहीं हुआ था, वो हमारे लिए नया हुआ, वो बाद में जाके कोई जर्नल में पब्लिश होगा, तो वो प्रकाशित स्रोत में आ गया, प्राथमिक स्रोत में आ गया। ठीक है। प्राथमिक स्रोत में मैंने यहाँ पर पहली हेडिंग डाली है प्रकाशित स्रोत, क्योंकि प्राथमिक स्रोत ऐसे हो सकते हैं जो प्रकाशित हो, और दूसरी होती है अप्रकाशित, और तीसरी जो होती है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो पहली हेडिंग मैंने प्रकाशित स्रोत डाली। इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या आता है प्रकाशित स्रोत में। पहला है रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट से आप समझते होंगे कि ज्ञान में विभिन्न क्षेत्रों में हो रही जो रिसर्च है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, जो भी रिसर्च होती है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, दिन प्रतिदिन 4 गुना बढ़ती जा रही है। पीएचडी में जो जिनकी रिसर्च है, ठीक है, पीएचडी में जो भी रिसर्च होती है उनको रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। रिसर्च रिपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि ये रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित ही हो सकता है ये अप्रकाशित भी हो सकती है, पर हमने यहाँ पर प्रकाशित में डाला है क्योंकि ये ज़्यादातर प्रकाशित होती हैं। तो अ, जितनी भी विद्वानों ने अपनी रिसर्च लिखी है नए-नए टॉपिक्स पे पीएचडी में, क्योंकि जब पीएचडी में एनरोल होते हैं आपको कोई ना कोई रिसर्च नया इन्वेंशन करना पड़ता है, नई कोई चीज़ ढूँढनी पड़ती है, किसी भी चीज़ को आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आप कॉपी नहीं कर सकते हो। कॉपी करोगे तो आपको कई सॉफ्टवेयर होते हैं प्लैगियरिज़्म डिटेक्शन के, उससे पता चल जाएगा कि आपने ये चीज़ कॉपी करके लिखी है। कुछ को ना कुछ नया आपको लिखना पड़ता है, तो उसे आप में को छापवाना भी पड़ता है। तो जो ये रिपोर्ट ने ये प्रकाशित स्रोत में आएगी, प्राइमरी सोर्स, सेकंड देखते हैं रिसर्च मोनोग्राफ। अब क्या होता है, देखो मिलते-जुलते शब्द हैं, कन्फ्यूज़ मत होना। रिसर्च मोनोग्राफ पे जब रिसर्च लंबी हो जाती है, बहुत रिसर्च लंबी हो गई, तो उसे रिसर्च रिपोर्ट में ना रख के अलग पब्लिश करना होता है। ये अपने में पूर्ण होती है, पूरी परफेक्ट होती है। ये एक शोध मोनोग्राफ पर एक छोटा-सा निबंध जैसे होता है, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तीसरा है जर्नल्स। देखो जर्नल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जर्नल्स वैसे। ये प्राथमिक स्रोत में आती हैं और कभी-कभी सेकेंडरी सोर्स में भी आती हैं। सेकेंडरी सोर्स में कैसे आएँगी हम बाद में बात करेंगे। प्राथमिक स्रोत में कैसे आती हैं हम देखते हैं। जो पत्रिकाएँ जर्नल्स को पत्रिकाएँ कहते हैं। पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रलेख जो प्राथमिक स्रोत कहलाएगा, जैसे नए तथ्य, कोई नई चीज़, ठीक है? कोई नया चीज़ के बारे में प्रकाशन हो रहा है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो वो पहले जर्नल में आएगी, है ना? कोई भी नया इन्वेंशन हुआ तो वो पहले जर्नल में आएगी, फिर जाके वो न्यूज़पेपर या कहीं पर आएगी, ठीक है? नया जर्नल पहले सबसे पहले जर्नल में छपती है। ये मासिक भी हो सकती है, त्रैमासिक भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है। ठीक है? जैसे किसी सब्जेक्ट वाइज़ की भी जर्नल होती है, लाइब्रेरी साइंस की भी अपनी जर्नल है, ठीक है? और ये जैसे अमेरिकन जर्नल ऑफ फिज़िक्स न्यूयॉर्क की है, तो ये आपकी जर्नल थी। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग सम्मेलन कार्रवाई, जितनी भी टाइम पे सम्मेलन होती है, वो चाहे राष्ट्रीय सम्मेलन हो, लोकल लेवल पे सम्मेलन हो, स्थानीय सम्मेलन हो, इंटरनेशनल सम्मेलन हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सम्मेलन हो, तो वहाँ पे कुछ प्रोसीडिंग्स होती हैं, कुछ आलेख जो आपने कंटेंट डाला है उसे पब्लिश करना होता है। तो ये जो पब्लिश करते हैं उसपे कुछ आलोचना होती है, क्रिटिक्स होते हैं, उस पे टिप्पणियाँ नोट ली जाती हैं। उनमें क्या नोट्स ली गई, कई विद्वान आते हैं अपने-अपने विचारों से पूर्ण होके कि आपने ये गलत कहा, आपने ये सही होना चाहिए। तो सब पे जो जो भी चीज़ वहाँ पर घटित हो रही होती है, तो उस सब का एक लिखित रिकॉर्ड होता है। तो वही सब जो रिकॉर्ड होता है, तो उसी को कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग या सम्मेलन कार्यवाही होती है।
उसके तौर पे इसकी रिपोर्ट को बनाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे जो कॉन्फ्रेंस होती थी, वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती थी, ऑनलाइन होती थी, ठीक है? तो उस वही चीज़ है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करना, फिर मैं और अच्छे से और डिस्क्राइब करके आपको बताने की कोशिश करूँगी। और अगर और भी अच्छे से पढ़ना है आपको, तो आप मेरी गाइडेंस पे अ, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लासेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? क्लासेस जो मंगलवार से स्टार्ट हो रही है, वो उसमें आप जॉइन कर सकते हो। एक क्वेश्चन पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? ये एक सरकारी स्वीकृति होती है, जो भी आविष्कार आपने किया है, जो भी जैसे इंजीनियर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, रचनाकार होते हैं, निर्माता होते हैं, तो उन्होंने जो भी अपने टाइम पे आविष्कार किया है या कुछ उन्होंने प्रोसेस आविष्कार भी अभी प्रोसेस में भी हैं, ठीक है? अभी आविष्कार पूरा बना नहीं है, उसको भी मतलब खरीदने और बेचने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है? आप ये खरीद-बेच सकते हो। तो ये नए आविष्कार या कोई भी विधि हो, किसी भी चीज़ को करने का पेटेंट ले सकते हैं। विधि में भी पेटेंट ले सकते हैं। कोई चीज़ प्रोसेस किस उसका क्या प्रोसेस है, उसमें भी आप पेटेंट ले सकते हो, ठीक है? तो ये पेटेंट था। पेटेंट के बारे में जो सूचना होती है, वो इंडेक्सिंग ऑब्स्ट्रैक्ट पीरियोडिकल जो होती है, उसमें छपती है। स्टैंडर्ड्स, मानक। ये प्राथमिक सूत्र मानक जो होते हैं, प्राथमिक सूत्र में आते हैं। इनके अंतर्गत इससे हमारा जीवन जो होता है, वो बहुत ईज़ी हो गया। आप मानक का मतलब होता है कि कोई भी माप, तौल, आकार, लंबाई की इकाई को हम मानक कहते हैं। इसमें मानक में किसी भी चीज़ की आप गुणवत्ता, आकार, बनावट, विधि, ढंग, विशेषताएँ, उसकी परिभाषा आप अपने आस-पास कोई भी चीज़ देख लो। आप देखो मार्कर है, मेरे पास में मार्कर रखा है। मार्कर की यही लंबाई, यही चौड़ाई अगर दूसरा मार्कर ये ब्लू कलर का मार्कर है, अगर ये मैं ब्लैक कलर का मार्कर भी परचेज़ करती हूँ, उसकी भी लंबाई-चौड़ाई इतनी ही होगी, चाहे वो किसी और कंपनी ने दूसरी कंपनी ने ही क्यों ना बनाया हो। तो ये क्या है स्टैंडर्ड्स है, एक नाप-तौल, ठीक है, गुणवत्ता, क्वालिटी उसकी तय कर दी गई है, स्टैंडर्ड तय कर दिया गया है। आप साबुन देखते होंगे, साबुन इतना ही क्यों रहता है, बहुत बड़ा क्यों नहीं हो जाता? तो उसका नाप-तौल, गुणवत्ता, उसकी विशेषताएँ, उसका बनाने का ढंग, ठीक है, सारे नियम उसमें स्टैंडर्ड्स में लिखे होते हैं। तो ये था आपका स्टैंडर्ड। मैं बहुत ही रफ़ली तौर पे पढ़ा रही हूँ और अगर आपको ये समझ में आता है ऐसे पढ़ाने में, तो आप एज़ इट इज़ एग्ज़ाम पे ऐसे ही आ सकते हो। आगे थीसिस आता है। थीसिस जब भी आप पीएचडी में रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी के स्टूडेंट हो, तो थीसिस लिखना होता है। आप उसे खुद लिखोगे, जो लिखोगे वो ओरिजिनल लिखोगे, है ना? ये नहीं कि किसी से छाप लिया आपने। अब कैसे पता चलेगा कि आपने ये ओरिजिनल लिखा? इसके लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, मैंने बताया कि प्लेगरिज्म डिटेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, जो आपकी कंटेंट है, जो आपकी फाइंडेंस है, वो ओरिजिनल है कि नहीं, वो डिटेक्ट कर लेता है। अब आगे आते हैं अप्रकाशित सूत्र, अनपब्लिश्ड सूत्र। जो प्राइमरी सोर्स जो प्रकाशित नहीं हो पाते हैं, वो अप्रकाशित सूत्र में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें मानविकी होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे आर्ट आर्ट, ह्यूमैनिटीज़, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। क्योंकि विज्ञान, साइंस से रिलेटेड चीज़ तो सारी प्रकाशित कर दी जाती है, पर आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रकाशित नहीं होती। आइए हम देखते हैं जैसे कंपनी की फ़ाइल है, कभी-कभी प्रकाशित नहीं होती हैं। डायरीज़ हैं, वो प्रकाशित के तौर पे प्रकाशित अलग से प्रकाशित नहीं की जाती हैं। इंटरव्यूज़ है, आपने कभी अटेंड किया होगा, तो आपका इंटरव्यू प्रकाशित नहीं होता है। पर हाँ, फर्स्ट टाइम हो रहा है तो प्राइमरी सोर्स में होगा, पर प्रकाशित नहीं होगा। रिमाइंडर लेटर है, चित्र है, कोई पिक्चर है, कोई फ़ोटोग्राफ से बहुत इम्पोर्टेंट है, वो फर्स्ट टाइम खींची गई है, पर वो प्रकाशित नहीं हो सकती, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। कॉइन्स है, सिक्के हैं, मेमोरेंडा है, ज्ञापन है। और इंक्रिप्शन है, शिलालेख हैं, जैसे बड़े-बड़े शिलालेख आपने देखे होंगे, पत्थरों पे कोई इंक्रिप्ट कर देते हैं, लिखवा देते हैं,
वो चीज़ें। तो ये थे आपके प्राइमरी सोर्स। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं, आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय अटेम्प्ट करना होता है। अति लघु में भी क्वेश्चन आते हैं कि 2 प्राइमरी सोर्स के एग्ज़ाम्पल बताइए, 2 सेकेंडरी सोर्स के एग्ज़ाम्पल बताइए, ठीक है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चंस कई देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है BLIS, DLIS, MLIS सारे स्टूडेंट्स के लिए। आगे देखते हैं द्वितीयक सूत्र में सेकेंडरी सोर्स आपके सामने आया। सेकेंडरी सोर्स पहले मैं आपको बता दूँ कि सेकेंडरी सोर्स होते क्या हैं। सेकेंडरी सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसकी? प्राइमरी सोर्स की। देखिए नॉलेज इतना ज़्यादा हो गया है कि प्राइमरी सोर्स मिल ही नहीं पाता है। प्राइमरी सोर्स को ढूँढना ही मुश्किल हो जाता है। तो सेकेंडरी सोर्स वो होते हैं जो प्राइमरी सोर्स में मार्गदर्शन का काम करते हैं, ठीक है। जैसे होगी पत्रिकाएँ, कुछ पत्रिकाएँ होती हैं जो बताती हैं कि आपको जो ढूँढ रहे हो ना, वो यहाँ पर है। जैसे अनुक्रमणिका, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया, शब्दकोश, डिक्शनरी, हस्तपुस्तिका, हैंडबुक्स, बायोग्राफी, ये सारी सेकेंडरी सोर्स में आती हैं, एक-एक करके हम पढ़ते हैं। इंडेक्सिंग जनरल और एब्स्ट्रैक्टिंग जनरल, ये जनरल लिख लीजिएगा यहाँ पर सारपत्र। इंडेक्सिंग जनरल वो होते हैं जिसमें इंडेक्स के तौर पे लेखक का नाम, आलेख, आप क्या लेख लिख रहे हो और मतलब क्या आपका कंटेंट है, पत्रिका, पत्रिका की संख्या, अंक संख्या पत्रिका की, कौन से मंथ में प्रकाशित हुई है कोई पत्रिका, उस कौन से ईयर में प्रकाशित हुई है, कितने पृष्ठ हैं, कितने वॉल्यूम हैं, इसका एडिटर कौन है, उसका कंपाइलर कौन है, ट्रांसलेटर कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्ट में होती हैं। जैसे इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट जनरल जो होते हैं, उसमें भी ऐसी ही चीज़ें होती हैं पर कुछ उस जो ओरिजिनल कंटेंट है उससे कुछ लाइन्स को उठा के एब्स्ट्रैक्ट जनरल में डाल दी जाती है, हूबहू लाइन्स उतार के डाल दी जाती है। जिससे थोड़ा-सा जो रिसर्चर है या जो भी ढूँढ रहा है, सर्च कर रहा है इन्फॉर्मेशन, वो वहाँ पर वो लाइन्स को पढ़ के एग्ज़ैक्ट जो कीवर्ड वहाँ पे यूज़ किए गए हैं, उसे पढ़ के उसे पता चल जाए कि ये कीवर्ड से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन ढूँढ रहे हैं। हाँ, हाँ, इसमें ये कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं, हमें भी यही इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट जर्नल में उसे एब्स्ट्रैक्ट सार प्रस्तुत कर दिया जाता है थोड़ा हूबहू जनरल का। नेक्स्ट देखते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? आपको बिब्लियोग्राफी पता होना ज़रूरी है और बिब्लियोग्राफी और कैटलॉग में अंतर भी आता है। तो कैटलॉग और बिब्लियोग्राफी में अंतर जो है वो अपना क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम सेकेंडरी सोर्स की बात कर रहे हैं तो हम कहीं कंटेंट से दूर नहीं जाएँगे, हम यहाँ पर बिब्लियोग्राफी की बात कर रहे हैं। बिब्लियोग्राफी वो चीज़ होती है, मतलब बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि ग्रंथ सूची में जो पाठक किसी पुस्तक या आलेख या कोई भी लेखक या पब्लिशर या पब्लिशर पब्लिकेशन ईयर या एडिशन या उसके पेज नंबर कितना है, उसका मूल्य कितना है, उसका ISBN नंबर कितना है, ठीक है? सीरियल नंबर कितना है, तो ये सारी चीज़ें बिब्लियोग्राफी में दी रहती हैं। अपनी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी हमारे यहाँ की सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी में छपती है, ठीक है? और इस बिब्लियोग्राफी में एक पुस्तक की सूची होती है, ग्रंथ की इतनी सूची होती है कि उसमें सारी चीज़ उपलब्ध होती है। उसमें चित्र होते हैं, मानचित्र होते हैं, ऑडियो-वीडियो होती है, मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं, सारी चीज़ें एक साथ संकलित की जाती हैं। कैटलॉग कैटलॉग बेसिकली होता है किसी बुक के बारे में बताता है कि वो लाइब्रेरी में प्रेज़ेंट है कि नहीं प्रेज़ेंट है। बिब्लियोग्राफी एक ह्यूज कॉन्सेप्ट है, कैटलॉग से एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। रिव्यूज़ ऑफ प्रोग्रेस रिव्यूज़ ऑफ प्रोग्रेस का मतलब है प्रगति समीक्षा। प्रगति समीक्षा में वो चीज़ें आती हैं जैसे कि जब एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट या सारांश एब्स्ट्रैक्ट से वहाँ हो जाती हैं, तो इसके लिए रिव्यूज़ ऑफ प्रोग्रेस यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि जितना नॉलेज बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ जाता है, तब इसके लिए रिव्यूज़ ऑफ प्रोग्रेस यूज़ किया जाता है। प्रगति समीक्षा जो होती है उसका मेन पर्पज़ होता है कि विषय की प्रवृत्तियों को स्पष्ट करना, बहुत डीप वे पे जाना, है ना? तो इसमें आलोचनात्मक जो क्रिटिक्स होती हैं वो भी लिखी जाती हैं।
ये एनुअल आती है, इसीलिए इसे कभी-कभी एनुअल रिव्यू कहा जाता है या रंगनाथन जिन्हें हम फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा कहते हैं, उन इसे क्या कहा था ना रंगनाथन ने नरेटिव बिब्लियोग्राफी, रिव्यूज ऑफ प्रोग्रेस इज कॉल्ड नरेटिव बिब्लियोग्राफीज। ठीक है, इसे एडवांस इन कहते हैं, प्रोग्रेस इन के नाम से जाना जाता है, ये एनुअल आती है। एनुअल में सारी जितनी भी रिव्यू आई है, जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट है, उन्हें छापा जाता है। रेफरेंस सोर्स से तो आप सब परिचित होंगे, लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं, रेफरेंस सोर्स के बारे में आपको पता होगा कि रेफरेंस सोर्स कितनी इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी के लिए। एक लाइब्रेरी में कभी भी रेफरेंस सोर्स लोन के लिए तौर पे नहीं दी जाती कि आप ले जाओ घर पे यूज करना, ऐसा नहीं किया जाता है। ये खुद की यूज के लिए होती है, बहुत ही अच्छी तरह से इनकी बाइंडिंग की जाती है, इनकी बाइंडिंग अच्छी बाइंडिंग होती है, ठीक है, लेदर बाइंडिंग होती है इनकी, फुल लेदर बाइंडिंग, क्लॉथ बाइंडिंग नहीं होती है, इन्हें हमेशा के लिए यूज करने और जब ज़रूरत पड़ती है तब इन्हें यूज़ किया जाता है। अपने रेफ़रेंस सोर्स से भी एक बुक है, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपको अगर पता होंगी ना तो आप आगे अच्छे से अटेम्प्ट करोगे कोई भी क्वेश्चंस। रेफ़रेंस सोर्स में ही मैंने डाला है एनसाइक्लोपीडिया जिसे विश्व कोश कहा जाता है। ये क्या होती है? बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देती है किसी भी पृष्ठभूमि की। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है तो आप अपनी कथा बताने लगोगे, हाँ, मैं ये हूँ, मेरे मम्मी-पापा ये हैं, ये। तो ऐसे ही विश्व कोश होता है जो आपकी पृष्ठभूमि स्पष्ट करती है, सॉरी, बुक की पृष्ठभूमि स्पष्ट करती है। जो डिक्शनरी होती है वो अल्फ़ाबेटिकल होती है, इसमें शब्दों का इतिहास होता है, वर्ड होते हैं, उनका प्रयोग कैसे करना है, उच्चारण कैसे करना है। आपने तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी बस देखी है, जो जनरल होती है, बहुत सारी डिक्शनरी आती है, जैसे बाइलिंगुअल होती है, मल्टीलिंगुअल होती है, हमने पढ़ी है लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है? तो ट्रांसलेटर भी होती हैं, हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से तेलुगु या कोई अदर लैंग्वेज। हस्त पुस्तिका हैंडबुक्स होती हैं जो जिसमें जितने भी आंकड़े होते हैं, सिद्धांत होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, प्रैक्टिसर के लिए प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो अपने लिए यूज करते हैं। एक क्वेश्चन भी आता है हैंडबुक कौन यूज करते हैं आदि लोगों में, है ना? मोनोग्राफ्स वो एक निबंध के तौर पे यूज किया जाता है मोनोग्राफ्स। टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ रहे हैं वीएमओयू की बुक, वो टेक्स्ट बुक है, वो भी सेकेंडरी सोर्स में आती है, जो ना कि प्राइमरी सोर्स है। इसका कंटेंट कहीं और था, वहाँ से छाप के इसमें छापा गया है। अब हम तृतीयक फोर्थ में आते हैं। तृतीयक फोर्थ क्या होते हैं? ट्रेसी सोर्स है, ऐसे सोर्स है जो सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, वो टर्शियरी सोर्स कहलाते हैं, ठीक है? ये अपने में क्या होते हैं कि इन इसमें विच ये लास्ट होते हैं, ये लास्ट अपीयर होते हैं। दे डू नॉट कंटेंट सब्जेक्ट नॉलेज, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होता है। These sources are designed to provide information about a information। एक सूचना दूसरी सूचना को प्रोवाइड करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। पहला है वार्षिक, एनुअल जो छपते हैं, क्योंकि एनुअल जब छपते हैं तो अब काफ़ी टाइम हो जाता है, 2023 चल रहा है, अगर 2023 की कभी आएगी पुस्तिका तब तक उसमें सारा चीज़ होगा। अगर दिसंबर माह में भी 2023 की आती है तो उसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारा कंटेंट होगा। वो सोर्स बताएगी कि कहाँ से क्या छपा, है ना? वार्षिकियाँ इसे एनुअल भी कहते हैं, इसे ईयर बुक भी कहते हैं। जैसे स्टेटमेंट ईयर बुक है, सबसे फेमस ईयर बुक है। स्टेटमेंट लंदन से है, मैकमिलन से छपती है। कब से छप रही है? 1864 से। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनुअल स्टेटमेंट ईयर बुक, ईयर एनुअल छपती है क्योंकि ईयर बुक है, और लंदन से छपती है। कौन छापता है? मैकमिलन छापता है। कब से छप रही है? 1864 से छप रही है। इंडिया रेफरेंस एनुअल हमारे यहाँ की न्यू दिल्ली से है, पब्लिकेशन डिवीजन छापते हैं, ठीक है? लाइब्रेरी साइंस में कुछ चीज़ें आपको हमेशा पढ़ते ही रहना पड़ेगा जिससे वो चीज़ याद हो जाए, क्योंकि इसमें भूलने का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, भूल जाती हैं चीज़ें, तो हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा आपको। थोड़ा बहुत कभी ना कभी बीच-बीच में देखते रहना पड़ेगा जिससे वो चीज़ें याद रहें। सबसे ज़्यादा मेन सन याद रहें और कौन छाप रहा है, किससे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें आप एरो बना के याद कर सकते हो या जैसे भी याद करना चाहो, याद कर सकते हो। डायरेक्टरीज़ होती हैं, कई टाइप की डायरेक्टरी और निर्देशिका होती हैं, जैसे फ़ोन डायरेक्टरी, पहले के टाइम पे फ़ोन डायरेक्टरी यूज़ होती थी, आपने देखा होगा। हमें कहीं भी कॉल लगाना हो तो ऐसे नंबर डायल करते थे गोल-गोल घुमा के, फिर ना डायरेक्टरी अपनी खोलते थे कि यहाँ से पिन कोड क्या है, फिर यहाँ से पिन कोड लेते थे, फिर वो नंबर ऐसे जॉइन करके मतलब
कॉल लगाई जाती थी। तो ये फ़ोन डायरेक्टरी हो गया, ऐसे इंस्टीट्यूशन डायरेक्टरी होती है, ठीक है? यूनिवर्सिटी हैंडबुक करके है, इंस्टीट्यूशन बहुत सारी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन होती है, कब कौन यूनिवर्सिटी कब क्या पब्लिश करती है, इसमें कितने कोर्स चलते हैं, टीचर की इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, लिमिटेशन क्या है किसी यूनिवर्सिटी का। तो डायरेक्टरी कई चीज़ में होती है, स्थानीय होती है, शासकीय होती है, व्यावसायिक डायरेक्टरी होती है, व्यापारिक डायरेक्टरी होती है, जो सेकेंडरी और टर्शियरी का इन्फॉर्मेशन देती है। अब हमने पढ़ा था वहाँ पर बिब्लियोग्राफी, यहाँ पर बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी जो होती है कि एक सूची जो दूसरी सूची के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। नाम से ही पता चल रहा है कि एक ग्रंथ सूची दूसरी ग्रंथ सूची के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। इसमें पाठ्य सामग्री की जानकारी नहीं होती, दूसरी सूची के बारे में आपको जानकारी दे रही होती है। शोध प्रगति सूची, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस। इसमें जो भी प्रोग्रेस का काम चल रहा हो, रिसर्च में प्रोग्रेस हो रही हो, शोध प्रगति में है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ तक शोध हमारा पहुँचा, कहाँ तक रिसर्च हमारी पहुँची है, उसकी विधि क्या है, शोध कौन कर रहा है, उसका नाम होता है, उसका पता होता है, शोध किसके अंडर में किया जा रहा है, उस गाइड का नाम होता है, किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है, उसका नाम होता है। ये सारी सूचना, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया और इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये पूछ सकता है कि आप सेकेंडरी सोर्स के बारे में बताइए, टर्शियरी सोर्स के बारे में बताइए या सूचना स्रोत के विभिन्न प्रकार के बारे में बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप मेरे से अगर सेपरेट गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक करो, ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो और मैं वैकेंसी के बारे में अपडेट करने जा रही हूँ, कई और वीडियो डालने जा रही हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।